जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेट है उससे साथियों हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और साथियों इस बुक में बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% चांसेस है। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ से उठाकर टाइप करके एक स्पेशल पीडीएफ तैयार किया है ताकि आपको वो पीडीएफ मिल सके जिससे आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सको। और वो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी पीडीएफ से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए साथियों, आंसर करने के लिए आप सभी को नीचे लाइव चैट का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो साथियों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा वृहद्रथ। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है वृहद्रथ। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए और क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। तो साथियों जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो भी बच्चे नगाड़ा बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मुगल सम्राट अकबर नगाड़ा को बजाने में निपुण था। ध्यान रखिएगा। अच्छा मुगल की बात करें तो मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था 1526 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। चलिए 4 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चौथ के नाम से जाना जाता है। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। चलिए 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। ध्यान रखना है दिवाकर स्टडी IQ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो 5 के लिए आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बंगाल के नवाब थे तीनों। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। चलिए सोच समझकर आंसर बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक कहाँ पर होती है, विजयवाड़ा में। कब, तो 1944 में। तो इसमें निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती। यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सहजानंद सरस्वती। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। और साथियों अगर आप लोग बिहार SSC की तैयारी करते हैं, यानी बिहार SSC इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग सुबह 10 बजे की क्लास को देखिए, इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, याद रखिएगा 1835 में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा 1835 में।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। तो किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी? याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अच्छा, 1857 की जो क्रांति है ये किसके समय में हुई थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, 10 मई से। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन था? तो हार्डिंग बम कांड में कौन कौन शामिल था? ऑप्शन को देख लेते हैं। मास्टर अमीरचंद, भाई बालमुकुंद, अवध बिहारी, ये सभी शामिल थे, जबकि भगवती चरण वोहरा ये शामिल नहीं थे। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था इटली में। कहाँ पर? इटली में। इटली की राजधानी कहाँ पर है? रोम है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों, सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके आज के सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। साथियों, शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, ध्यान रखिएगा। और शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, मयूरभंज की खाने जो है किसके लिए जानी जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क के लिए। अच्छा, मयूरभंज की खाने कहाँ पर है? इसे भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा तथा महानंदा। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा। याद रखिए, कहाँ पर? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कुरुआ। क्या बोला जाता है झारखंड में? झूम कृषि को कुरुआ कहा जाता है। पामलू कहाँ पर बोला जाता है? तो पामलू मणिपुर में बोला जाता है झूम कृषि को। दीपा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोला जाता है झूम कृषि को दीपा। तो आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा, कुरुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, घाट प्रवाह नहर परियोजना की बात करें, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। और जवाई परियोजना यहाँ पे तमिलनाडु दिया हुआ, ये गलत है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, ये राजस्थान में है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे सुमेलित नहीं है।
किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। वर्तमान में भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर बताएंगे। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? अच्छा, बर्मा जो है किसका नाम है? म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, और बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन के यहाँ पे हिसाब से क्या हो जाएगा? 19 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मीरा कुमार। कौन है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। एक पूछा जाता है वी.एस. रमा देवी, जो कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी, वी.एस. रमा देवी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? चलिए, कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो साथियों ये है आर्टिकल 57। ध्यान रखिएगा क्या है? आर्टिकल 57। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, चलिए ऑप्शन 1 में दे दिया हुआ है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, ये भी सही है। राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ये गलत है। यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ए और बी दोनों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को लाया गया था? तो 1993 में, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? तो 33 जज है और एक मुख्य जज है। इस प्रकार टोटल 34 जज है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा साथियों इसका आंसर है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। अच्छा, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष माना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना ये कहलाता है। तो प्यारे साथियों, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना ये कहलाता है विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। अप्रत्यक्ष कर किससे संबंधित है? यानी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है? सही आंसर है रेखी समिति। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब लागू किया गया था?
तो साथियों ये लागू किया गया था 1948 में। कब? 1948 में। 1951 में भारत में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसको शॉर्ट में नरेगा लिखा जाता है, के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब खाली स्थान पर आधारित है। किस पर आधारित है अभी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 28 के लिए? इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। आवेग की विमीय सूत्र क्या है? चलिए आंसर बताइए। आवेग का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन क्या होता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, mL/T⁻⁻1 ये आवेग का डायमेंशन है। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? चलिए आंसर बताइए, कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? तो याद रखिएगा सीमांत घर्षण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। चलिए 31 के लिए आंसर बताइए। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ के नियम पर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछे तो ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? यानी कि वस्तु कौन है इसमें से? ऑप्शन के हिसाब से अनुचुंबकीय वस्तु। तो साथियों गंधक जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और देखिए साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो प्रकाशीय फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है प्रकाशीय फाइबर। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उनको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? देखिए अखबार नहीं पढ़ सकता है यानी कि नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। और किस दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है? तो दूर दृष्टि दोष में उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंगेर। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? चलिए 38 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट को लगाइए कम से कम। तो किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? तो यह है फॉर्मिक अम्ल। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो साथियों झूठा सोना के नाम से जाना जाता है FeS2, ध्यान रखिएगा। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो साथियों कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार और नेपाल। कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। निम्न में कौन सा RDX का दूसरा नाम है?
तो साथियों RDX का दूसरा नाम क्या है, आंसर करेंगे आप लोग। तो साथियों RDX का दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 41 के लिए सी ऑप्शन, साइक्लोनाइट। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, साइक्लोनाइट। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसे आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। तो कौन सा है, एड्रीनलिन हार्मोन। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। राइबोसोम निर्मित होते हैं। चलिए आंसर बताइए, राइबोसोम किससे निर्मित होते हैं? तो साथियों ये जो है RNA और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। RNA और प्रोटीन। RNA का फुल फॉर्म पूछे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? चलिए 46 के लिए आंसर बताइए, उपास्थि में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है ये कौन सी है? तो याद रखिएगा ये है कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन नाम की प्रोटीन है उपास्थि में। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? चलिए 47 के लिए आंसर बताइए, ब्लैक हार्ट रोग किससे संबंधित है? तो ये आलू से संबंधित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आलू में होता है ब्लैक हार्ट रोग, और धान में होता है खैरा रोग। ये किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो साथियों यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। साइकस का पौधा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? चलिए आंसर बताएंगे आप सभी। तो देखिए साइकस का पौधा जो है अनावृत बीजी के अंतर्गत में आएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है इसको? और जीव विज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु को माना जाता है। किसको? अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाए हैं। और अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो इसमें क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाएंगे। इसलिए साथियों आप लोगों से जितना हो सके इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।